Thank you so much, Didi. Thank you. Thank you so much, संगीता दीदी। परमपिता बाबा की जय। हम लोगों के बीच में प्रद्युम्न नारायण दादा आ गए हैं। नमस्कार दादा। सेशन स्टार्ट। नमस्कार दादा, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही सुंदर, मैंने आज एक कोटेशन देखा, पढ़ा, और मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहती हूँ। एंड उसके बाद ये कोटेशन पढ़ने का मतलब भी आप लोगों को जरूर समझ में आएगा कि क्यों मेरा इस पे ध्यान गया। बाबा कहते हैं, तुम्हारे संकल्प में मैं निवास करता हूँ। तुम मेरे मिशन के काम के लिए जब संकल्प लेते हो, लक्षण उस दिव्य संकल्प में मैं निवास करने लगता हूँ। इसलिए अच्छे काम के लिए संकल्प लेने से कभी मत डरो। अक्सर लोग बाधाओं के भय से किसी महत् कार्य को अंजाम तक पहुंचाने हेतु संकल्प लेते ही नहीं है। इस मुहूर्त से तुम आश्वस्त हो जाओ, भय से भगवान क्या, संसार की कोई वस्तु भी नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए कसकर प्रभु से मोहब्बत करो। बाधाओं को पथ तले चूर्ण बिचूर्ण कर डालो। लक्ष्य की ओर सदैव बढ़ते चलो। बाबा कृपा से बाबा का दिव्य बोध अवश्य ही एक दिन मिलेगा। शुभम अस्तु। ये शब्द के साथ ही मैं आप लोग आज का प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊंगी, और बाबा की कृपा से आज हम लोग सब जुड़े हुए हैं जीपीएफ के प्लेटफॉर्म पे। हम लोगों के बीच में बहुत ही एमिनेंट स्पीकर और बाबा के परम भक्त, बाबा के साथ प्राउड के लिए संघर्ष करते हुए आज तक आगे बढ़ते आए हैं। और उस समय भी बाबा के टाइम में भी, जब बाबा साथ में शरीर थे, तब दादा इलेक्शन के लिए खड़े हुए इस विचार को लेकर के नहीं कि मैं जीतूंगा कि हारूंगा। आगे बढ़ना है, मुझे लड़ना है, जो हमारे सामने आएगा देखा जाएगा, बट पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और आज हम लोगों के बीच में प्रद्युम्न नारायण दादा हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है प्रश्नोत्तर सेशन प्राउड से रिगार्डिंग। प्राउड तो हम लोगों का ट्रेड है, और हम लोगों की विश है कि हम लोग इसके लिए कुछ कर पाए। प्राउड के लिए जीपीएफ गर्ल प्राउडिस्ट का जो विचारधारा है और जो हम लोगों की फीलिंग है कि इसके लिए हम लोग जिसके लिए बाबा को इतना संघर्ष करना पड़ा था, सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो प्राउड है। इस पर हम लोग सबको ध्यान देना पड़ेगा। आज ऑलरेडी हम लोग सोचते हैं कि ठीक है चल रहा, बट उस दिन दादा जब आए थे तो उस दिन भी दादा बोले थे कि ये कहने से काम नहीं चलेगा, कि चल रहा है, हो जाएगा, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगा। परम पुरुष की कृपा होगी तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। और प्रद्युम्न नारायण दादा से मैं चाहूंगी कि प्राउड का कुछ पॉइंट्स हम लोगों के पास रखें, और उसके साथ ही हम लोगों के जो प्रश्न हैं वो दादा आपसे हम लोग रखेंगे। नमस्कार, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। नमस्कार। मैं ठहरा एक शिष्य भावापन्न आदमी, और तुम लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में खड़ी कर देती हो, तो मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। आज तक कभी शिक्षक के रूप में मैंने अपने को सोचा ही नहीं, और सब दिन एक शिष्य के रूप में ही बने रहने की मेरी इच्छा रही, और आज तक भी मैं वही हूँ। तो दीदी दादा, यही तो हम लोगों आपकी बड़प्पन भी है, और आप हम लोगों को यही तो शिक्षा दे रहे हैं दादा कि हमेशा शिष्य बने रहो और सीखते रहो। तो ये शब्द ही बहुत बड़ा है अपने आप में। जी
तो रखे गए हैं पॉइंट कि प्राउड इकोनॉमिक सिस्टम, प्राउड एजुकेशन सिस्टम, न्यू ह्यूमनिज्म, प्राउडिस्ट गवर्नमेंट, प्राउड इलेक्शन सिस्टम और नारी सशक्तिकरण। तो मेरा ख्याल है कि हम लोग प्राउड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है उससे पहले शुरू करें। और जी, मैं चाहूंगा कि यदि इस पर कुछ प्रश्न आवे पहले, क्योंकि जहां तक मोटा मोटी है प्राउड के बारे में तो लगभग हर कोई अवगत है। तो एक दादा जिज्ञासा। मेरा प्रश्न है दादा कि प्राउड का जो होगा डिसेंट्रलाइजेशन होगा जो भी होगा, बट इकोनॉमिक सिस्टम में इसका क्या योगदान होगा? जैसे आज हम लोग टैक्स देते हैं तो टैक्स की सिस्टम क्या होगी उस समय? जैसे अभी तो मल्टीपल टैक्स हम लोग दे रहे हैं। सर्विस क्लास जैसे हमारा जो जॉब है उसमें हमारे सैलरी पे टैक्स होता है, फिर हम परचेज करते हैं हम उस पर भी टैक्स देते हैं, फिर सेल करते हैं उस पर भी टैक्स होता है। तो जब प्राउड होगा समाज, जब प्राउतिस्टिक समाज होगा, जब प्राउड की सरकार होगी, तब कैसा वातावरण होगा? और इस पर आप थोड़ा सा हम लोगों को कुछ बताएं। हम लोगों को पहले ये समझना पड़ेगा जी कि प्राउड क्या है और प्राउड की आवश्यकता क्यों पड़ी, और उसके बाद फिर हम लोग समझेंगे कि प्राउड की कार्य प्रणाली क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं कि आदमी की भौतिक आवश्यकता होती है। उसे भोजन चाहिए, उसे वस्त्र चाहिए, उसे आवास चाहिए, उसे शिक्षा चाहिए, उसे स्वास्थ्य चाहिए, और इसके लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। आज तक के जितनी भी अर्थव्यवस्था हमारे सामने आई, उसके द्वारा यह काम नहीं हो पाया। वह लोगों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में नाकाम रहा। यह सृष्टि परम पुरुष की संतान है, और इस सृष्टि के जितने जीव हैं सबके लिए परम पुरुष की चिंता रहती है कि उसे सामान्य रूप में जीवन धारण की सभी सुविधाएं चाहिए। आज तक इस धरती पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं आई। बाबा ने जब आनंद मार्ग शुरू किया तो उसी समय उन्होंने आनंद मार्ग दर्शन के साथ साथ प्राउड की अवधारणा भी दे दी। आनंद सूत्रम में आप लोग देखेंगे कि 16 सूत्र प्राउड पर ही, और यह आनंद मार्ग के जन्म के समय से ही है। तो अभी हम लोग बहुत लोग चर्चा करते हैं कि बाबा ने इतना इसमें में प्राउड दिया, इतना इसमें में दिया। प्राउड तो उन्होंने शुरू में ही दे दिया। जब उन्होंने आनंद मार्ग की अवतारणा की उसी समय उन्होंने प्राउड दे दिया। आइडिया एंड आइडियोलॉजी में भी इसकी चर्चा कर दी, आनंद सूत्रम में भी इसकी चर्चा कर दी। तो प्राउड आनंद मार्ग के साथ ही साथ आया, और बिना प्राउड के, बिना भौतिक आवश्यकता की पूर्ति के फिर हम एक आध्यात्मिक ऊंचाई की कल्पना भी तो नहीं कर सकते ना।
तो बाबा ने इसके लिए प्राउड दिया कि सभी लोगों की जो भी न्यूनतम आवश्यकता है जीवन धारण की, वह पूरी हो सके, और इसके लिए उन्होंने प्राउड का दर्शन दिया। अब प्राउड के दर्शन के पीछे जो सबसे बड़ी बात है कि प्राउड का अर्थ है प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व। संसार में वस्तु तो सीमित है, और इस सीमित वस्तु से ही, इस सीमित साधन से ही हमें प्रत्येक की आवश्यकता को पूरी करनी है। तो इसीलिए यह एक प्रगतिशील उपयोग तत्व इसका नाम दिया गया कि हमारा जो प्राउड का आर्थिक दर्शन है वह उपयोगिता पर आधारित है, यूटिलाइजेशन पर। जबकि पूंजीवाद में देखेंगे आप कि उसका जो दर्शन है वह मुनाफे पर आधारित है, वह मुनाफा चाहता है, और प्राउड जो है वह यूटिलाइजेशन चाहता है कि यह मनुष्य के उपयोग में आए। तो इस उपयोग को प्रगतिशील किस तरह बनाया जाए ताकि उसका अधिकतम उपयोग संभव हो सके। तो एक उदाहरण के रूप में अधिकतम उपयोग की बात मैं कहना चाहूंगा कि मान लो अब कहीं पर गन्ने की खेती होती है, तो गन्ने से अभी हम केवल चीनी निकालते हैं या गुड़ निकालते हैं। अब यदि इसके प्रगतिशील उपयोग को देखा जाए तो एक गन्ने से कितने तरह का प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है, और कितनी इंडस्ट्री उस पर लग सकती है। तो ये गन्ने से चीनी, गुड़ के अतिरिक्त अल्कोहल है, मोलासेस है, तो इस तरह की उसका जो छिलका होता है उससे पेपर इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है। तो जितना भी एग्रीकल्चरल क्रॉप है उस सबको यदि देखा जाए एक एक करके, तो हर क्रॉप में यदि उसको मैक्सिमम यूटिलाइज उसका किया जाए तो कितना ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ मिल सकता है, और कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सकता है, और कितने ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता की पूर्ति उससे हो सकती है। तो इस तरह प्राउड का जो मुख्य जोर है वो वस्तुओं के यूटिलाइजेशन पर है। बाबा जब प्राउड पर और समाज पर बोलते थे तो वो एक एक समाज के जो संसाधन थे उस एक एक संसाधन को इंगित करके बाबा कहते थे कि देखो फलाने जगह पर फलाने संसाधन से ऐसा हो सकता है, इससे ऐसा हो सकता है, इससे ऐसा हो सकता है। यानी केवल जो संसाधन उपलब्ध हैं उस संसाधन को सही तरीके से यूटिलाइज करके विपुल संपत्ति की सृष्टि हो सकती है। तो प्राउड मूल रूप में एक यूटिलाइजेशन थ्योरी है कि वस्तुओं का उचित और अधिकतम उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा समाज में संसाधन संपदा पैदा की जाए जिससे लोगों की जरूरतें पूरी हो। क्योंकि जब तक के सभी लोगों की जरूरत पूरी नहीं हो जाती तब तक हमारा लक्ष्य जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। क्योंकि परम पुरुष की सभी संतानें हैं और इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है यहाँ की संपदा पर भी उसका उतना ही हक है जितना किसी और का।
इसीलिए किसी की भी हकमारी नहीं की जा सकती है, सबको तो हक देना ही पड़ेगा। और इसके लिए प्राउट में प्रावधान है कृषि और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर में कि वो 3-3 स्तर का होगा। जैसे कि इंडस्ट्री का है कि इंडस्ट्री में जो की इंडस्ट्री रहेगा, की इंडस्ट्री का अर्थ हुआ मूल उद्योग, जिसके आधार पर छोटे छोटे उद्योग खड़े किया जा सके। तो ये हो गया की इंडस्ट्री। और की इंडस्ट्री का है कि यह बिना हानि लाभ के चलेगा, और जो इमीडिएट गवर्नमेंट रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट, उसके निर्देशन में यह बिना हानि लाभ के चलेगा। उसके बाद बिग इंडस्ट्री आता है। बिग इंडस्ट्री की इंडस्ट्री में हम आपको जानकारी दे दें, जैसे पावर इंडस्ट्री हुआ, कोल इंडस्ट्री हुआ, यानी जिसके आधार पर और छोटे छोटे उद्योग चल सके, वे हमारे की इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। और ये केवल यही वो जो इमीडिएट गवर्नमेंट है उसके संरक्षण में बिना हानि लाभ का चलेगा। मुनाफा इसका मोटिव नहीं होगा, न हानि हो न लाभ हो, बस इसी आधार पर वह जो मझोला उद्योग है या बड़े उद्योग हैं उसको यह अपना पार्ट पुर्जा सप्लाई करेगा। उसके बाद जो मध्यम दर्जे का उद्योग है वो सारा का सारा कोऑपरेटिव स्तर पर चलेगा, सबकी सहभागिता होगी इसमें। जो मजदूर काम करने वाले हैं, जो मेंटेनेंस करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, जो मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट उससे जो निकलता है, तो जितने भी उससे जुड़े हुए कर्मचारी हैं उन सबकी हिस्सेदारी उसमें होगी। कोई भी ऐसा नहीं रहेगा कि उसका कर्मचारी है, वो सब ऑनर है उसका, और उसके काम के हिसाब से उसको ऑनरशिप उसमें मिलेगा, और जो भी लाभांश होगा उसी हिसाब से उस सारे जो कर्मचारी हैं या जो इसके मेंबर्स हैं उसमें वो बट जाएगा। और फिर छोटे छोटे उद्योग हैं जिसमें एक पर्सनल स्किल चाहिए, तो ये सब जो उद्योग हैं वो बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में है, वो पर्सनल सुपरविजन में वो चलेंगे। तो एक उद्योग का स्वरूप जो है वो इस तरह का है। उसी तरह कृषि में भी है। तो कृषि का जो कंसेप्ट हमारा है, तो कृषि तो अभी बिल्कुल लाभ का सौदा नहीं है, और सबसे ज्यादा भार अभी कृषि पर है। तो प्राउट में कहा गया है कि जो लैंड है उसका सोशलाइजेशन होना चाहिए, और जब तक लैंड का सोशलाइजेशन नहीं होता है तब तक कृषि को सही ढंग से उन्नत नहीं किया जा सकता है। अब सोशलाइजेशन की बात इसीलिए कही गई कि जमीन जो है वह तो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, किसी ने इसको बनाया नहीं है। तो प्रकृति प्रदत्त जितनी भी चीजें हैं वह किसी के भी निजी स्वामित्व में नहीं आना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत में जमीन के प्रति लोगों की जो आसक्ति है, लोगों का जो मोह है, जो जुड़ाव है, इसको ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि लोगों में यह स्वयं प्रेरणा पैदा होनी चाहिए कि वह अपनी जमीनें जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर में दे, और कोऑपरेटिव सेक्टर में साथ साथ उसमें काम करे। तो इसके लिए जो पहला उपाय किया गया कि जो छोटी छोटी अनप्रोडक्टिव लैंड है, छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं, 10 कट्ठा है, 5 कट्ठा है, 1 बीघा है। अब तो जैसे जैसे परिवार में बंटवारा होता है तो जमीन का आकार भी छोटे जाता है, छोटा छोटा होते जाता है, और छोटे आकार में मशीनों से खेती करना सुविधाजनक नहीं होता है।
और जब तक खेती का सीमित नहीं किया जाए तब तक एग्रीकल्चर कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता है, कभी भी उससे लाभ की गुंजाइश नहीं हो सकती है। इसीलिए प्राउड की अवधारणा है कि जो छोटी छोटी जोत है, जो आर्थिक इकाई है, उस सबको एक साझा खेती में सम्मिलित किया जाए, सब लोगों को प्रेरित किया जाए कि तुम लोग, तुम्हारा स्वामित्व जो है वो सुरक्षित रहेगा। यदि तुम्हारा 1 बीघा जमीन है तो 1 बीघे जमीन का स्वामित्व जो है वो तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से छोटी छोटी जोत वाले जो हैं वो सब इकट्ठे होकर एक उसका कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बनाए और उसमें खेती किया जाए। अब इस एग्रीकल्चर लैंड में खेती करने के लिए जो कोऑपरेटिव होगा, उसके लिए यह व्यवस्था की गई है प्राउड में कि इसके लिए जगह जगह, बल्कि हर पंचायत में या हर प्रखंड में इस तरह से कुछ कृषि के केंद्र होंगे जहां ट्रैक्टर रहेगा, खाद रहेगा, पेस्टिसाइड्स रहेंगे, या जितने भी खेती में काम आने वाली चीजें हैं वो सारा का सारा उसमें रहेगा। और जब भी जरूरत पड़ेगी, खाद की जरूरत पड़े, तो किसानों के पास तो हमेशा पैसे रहते नहीं है, तो वो खाद वहां से मिल जाए, खेत जुताने के लिए ट्रैक्टर वहां से आ जाए, पेस्टिसाइड्स उस केंद्र से आ जाएगा। तो जितना जो भी आएगा खेती में वो सारा का सारा उस समय लगेगा। और उसके बाद जब फसल होगी तो फसल को बेचकर जितनी लागत आई है खेती में, तो उस केंद्र को उतना पैसा जो है उसमें जमा कर दिया जाएगा। और बाकी जो भी उसका पैसा होगा या लाभ होगा, तो जितने उसमें जमीन मालिक हैं, जिनकी 1 कट्ठा है, जिनकी 1 बीघा है, 2 बीघा है, 5 बीघा है, इस तरह से मान लो 50 एकड़ का एक खंड तैयार हो गया, तो उसी अनुपात से जितनी जमीन जिसकी है उस अनुपात से उसका जो भी लाभ है वह उसको मिल जाएगा। और फिर धीरे धीरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और इस तरह से जो बड़ी जोत वाले हैं वह भी धीरे धीरे कोऑपरेटिव में सम्मिलित होते जाएंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव में सम्मिलित होने से उसकी आमदनी बढ़ती जाएगी। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव के साथ है कि अब जैसे प्रसंस्करण का उद्योग है, फल प्रसंस्करण हो या कि जो पैदावार है, गेहूं है, मकई है, धान है, इस पर आधारित जितना भी उद्योग है उसमें केवल जो कृषक हैं उन्हीं का अधिकार रहेगा, वही इसके मेंबर रहेंगे। तो यदि एक फल प्रसंस्करण उद्योग कायम हुआ, मान लो आम के मौसम है, तो जितने भी आम बाग वाले हैं वो सारा का सारा आम उसमें जाएगा, उससे आम का रस बने कि गुदा बने, और फिर जितना उसका लाभांश है वो सारे जो आम बगीचे के ऑनर हैं उसमें बच जाएगा। जो भी उसका मेंटेनेंस का खर्च है वो काट के बाकी का बाकी जो है वो बिक जाएगा। अभी दुर्भाग्य से जो कृषि क्षेत्र है उसमें कृषि आधारित उद्योग कहीं है ही नहीं। यदि इस तरह की व्यवस्था प्रत्येक कृषि क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योग और कृषि में आने लगने वाले उपकरण के उद्योग स्थापित हो जाते हैं, तो कृषि इतना लाभदायक क्षेत्र बन जाएगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते।
तो इस तरह दोनों स्तर पर 3-3 इसके स्तर हैं। और इसमें एक खास बात है कि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का कहीं कोई स्थान नहीं है। सरकार एकमात्र जो की इंडस्ट्री है, उसमें जो इमीडिएट गवर्नमेंट है, उसमें केवल उसको चलाने का उसको अधिकार है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह बिना लाभ और हानि के उसको चलाए। और बाकी अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में सरकार का न कोई नियंत्रण, न उसकी कोई घूसपैठ, न सरकार कोई प्रतिनिधि रहेंगे। सारे के सारे लोग जो उस क्षेत्र से संबंधित रहेंगे, उन्हीं का कोऑपरेटिव के ऊपर में आधिपत्य रहेगा। तो इस दृष्टि से प्राउड जो है एक बड़ी क्रांति है। पूंजीवाद में हम देखते हैं कि पूंजी का संग्रह कुछ खास लोगों के पास होता है और सरकार टैक्स के द्वारा उस पर नियंत्रण करता है। अभी मीरा ने जैसे प्रश्न किया कि इसमें टैक्सेशन का क्या प्रावधान है, तो प्राउड कहता है कि इनकम टैक्स का कोई प्रावधान नहीं है। प्राउड जो है वह इनकम टैक्स का विरोधी है और प्राउड इनकम टैक्स को समाप्त करना चाहता है। एक बार केवल उत्पादन के स्तर पर ही कर लगेगा, बाकी और किसी स्तर पर कोई कर नहीं है। यहाँ उत्पादन स्तर पर वही कर लेगा, क्योंकि राजकाज तो चलाना है, बिना करके व्यवस्था तो चलेगी नहीं, इसीलिए टैक्स चाहिए। लेकिन वह टैक्स एक बारगी स्रोत पर ही कट जाएगा, उत्पादन के स्तर पर ही, और बाकी किसी भी स्तर पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है। तो टैक्सेशन का हमारे यहाँ जो बहुत ही, प्राउड का, जी दादा, बहुत ही सुंदर व्यवस्था दादा ये तो होगा अगर और इससे विकास आई थिंक इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिर अगर टैक्स का सिस्टम चेंज हो जाएगा तो इतनी जो करप्शन जो हो रही है उस पर भी रोक अपने आप सीलिंग लग जाएगा, क्योंकि फिर लोगों का वो भावना एक होगा कि टैक्स को चुराना है, तो वो भावना से भी वो बचेंगे और फिर इससे बहुत ज्यादा विकास होगा। तो आई थिंक प्राउड एक प्रगतिशील समाज के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडिया है। मीतू दीदी हैंड रेज की थी। मीतू दीदी आपका कुछ प्रश्न है तो आप दादा पूछिए। दीदी वो आंसर मुझे मिल गया। दादा ने बता दिया कि की इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट रन करेगी। मैं जानना चाह रही थी कि की इंडस्ट्री क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है, हम पावर की बात करते हैं, तो कौन रन करेगा, वो क्वेश्चन मैं जानना चाहती थी। दूसरा दादा मैं ये जानना चाह रही थी कि जो एमएसपी कृषि में लगाते हैं, मैक्सिमम सेल प्राइस, कि ये गेहूं का मूल्य है, हर बार आता है ना हर साल, तो उसके लिए प्राउड क्या कहता है? एमएसपी जो भी वो फसल हो रही है कोऑपरेटिव ने बना दी, तो उसका रेट भी कोई फिक्स करेगी प्राउड ने एमएसपी और इस तरह का कोई मैक्सिमम प्राइस या मिनिमम प्राइस का कोई प्रावधान नहीं। प्राउड का सीधा है कि कोऑपरेटिव के माध्यम से जो भी होगा वो सारा का सारा होगा। और यदि फसल तैयार हुई तो जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव है उसमें सारी फसलें चली गई। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, दो तरह का कोऑपरेटिव इसमें है। तो जो फसल तैयार होगी वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में सारा का सारा फसल जो है वो किसान भेज देंगे। अब किसान को मान लो कि रेट कम चल रहा है फसल का, तो वो जो कोऑपरेटिव रहेगा प्राउड का वो बैंक से एफिलिएटेड रहेगा। अब किसी किसान ने अपनी 100 कुंटल गेहूं कोऑपरेटिव में दिया, अब उसको पैसे की जरूरत है, तो कोऑपरेटिव उसको तत्काल जितने पैसे की जरूरत है उस फसल के एवज में उसको पैसा कोऑपरेटिव दे देगा।
और उससे अपना वो काम चलाएगा। जब वह देखेगा कि नहीं अब हमको फसल बेचना है और इसके मूल्य बढ़ गए हैं, तो अपना वह माल जो है वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव को कहेगा कि हाँ भाई अब मेरा जितना है उसको आप कंज्यूमर कोऑपरेटिव में दे दीजिए। तो उस कीमत पर उसने वो दे दिया, बाकी जितना प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव ने पहले उसको फाइनेंस किया उतना पैसा काट के बाकी किसान को पैसा दे देगा। तो दादा इससे काला बाजारी नहीं बढ़ेगी? मतलब काला बाजारी कैसे बढ़ेगी? क्योंकि यह तो किसी पर्सन के या किसी व्यक्ति के अधीन नहीं है कोऑपरेटिव ना। कोऑपरेटिव का मेंबर तो वो सब है, जितना प्रोड्यूसर्स है वो सब कोऑपरेटिव का मेंबर है। और कंज्यूमर्स में जितना कंज्यूमर है वो उसका मेंबर है। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव से माल आएगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव में, वो फिनिश्ड माल आएगा। जैसे कोऑपरेटिव प्रोड्यूसर्स ने आटा, गेहूं से आटा पीस के कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स को दे दिया, सरसों तेल बना के कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स को दे दिया। अब जो कंज्यूमर है वह कंज्यूमर कोऑपरेटिव से लेगा। अब यह जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव का हो अथवा कि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव का मुनाफा हो, तो जितने भी मेंबर हैं इसके वो सब में उसका मुनाफा बढ़ जाएगा। और जितना भी इसका पदाधिकारी रहेगा कोऑपरेटिव का, वो सब पेमेंट पर रहेगा। सबको ऐसा नहीं कि आजकल का जैसा देख रहे हो कि चुनाव से टैक्स हर ब्लॉक में बनता है और लोग इसका एक राजनीतिकरण हो जाता है, जिसके चलते वो कोऑपरेटिव कभी चला नहीं, आज तक नहीं चल रहा। सारा का सारा कोऑपरेटिव घाटे में है, सारा का सारा पैसा लोग खा जाता है। तो ये जो प्राउड का कोऑपरेटिव है, एक तो हमको इस बात को समझना चाहिए कि हम यम नियम की बात करते हैं और यम नियम के बिना कोई भी व्यवस्था कारगर नहीं हो सकती है। इसीलिए कोऑपरेटिव की व्यवस्था के लिए जो लोग रहेंगे उसको यम नियम में पूरी तरह प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर व्यवस्था नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से कोऑपरेटिव का जितना भी लाभ है, सारा का सारा लाभ तो कोऑपरेटिव के मेंबर्स को बन जाएगा और इसमें सरकार की कहीं भी किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं है। थैंक यू दादा। गीता दीदी हैंड रेज करी हैं। गीता दीदी प्रश्न पूछ सकते हैं जी दादा। नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्कार। बहुत सुंदर आप बता रहे हैं कोऑपरेटिव सिस्टम के बारे में। तो दादा मुझे एक छोटी सी कंफ्यूजन ये लग रही थी कि जैसे प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव आप कह रहे हैं, इसका जो मटेरियल है वो अगर आप कह रहे हैं कंज्यूमर में चाहेगा, तो ये एग्रो बेस का क्या काम रह जाएगा फिर? मैं आई थिंक सो कि एग्रो बेस में पहले जाना चाहिए, वहां से कंज्यूमर में जाना चाहिए। नहीं, एग्रो बेस्ड से तुम्हारा क्या मतलब है? एग्रो बेस दादा, जैसे अब प्रोड्यूसर में तो जैसे एक रॉ मटेरियल निकल के आया, जैसे व्हीट आ गया, मस्टर्ड आ गया, और एग्रो बेस में उसकी प्रोसेसिंग हो गई प्रॉपर। व्हीट से आटा बन गया, सरसों से मस्टर्ड बन गया, ऑयल बन गया, तो उसके बाद वो परचेजिंग के लिए कंज्यूमर्स के पास जाएगा। तो ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं तो? हाँ, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव में जो सामान जाएगा, जैसे आटा हो गया कि तेल हो गया या जितनी भी चीजें हैं, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव से जो कंज्यूमर है वो अपना लेगा। जी जी। वो हर गांव में कंज्यूमर कोऑपरेटिव रहेगा ना। जी दादा। तो मेन जो प्रोसेसिंग का काम है वो एग्रो बेस में होना चाहिए, होगा? हाँ, जो प्रोसेसिंग का काम है वो प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो हर जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव है उसके साथ लगा रहेगा। जी यही क्लियर करना था थोड़ा सा। हाँ, अब एक मान लो कि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव है, तो आटा पीसने के लिए
मशीन है, तेल निकालने के लिए मशीन है, या जिसकी भी जरूरत है, वो सारा का सारा जो है वो वहां पर रहेगा, उस यूनिट में रहेगा, और वहां से वो सारा का सारा सामान जो है वो फिर कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स में चला आएगा। और हर गांव में इस तरह के कोऑपरेटिव रहेंगे। जी जी, कोऑपरेटिव स्टोर्स बन जाएंगे तो उसमें भी ये सारा माल जाएगा और वहां से कंज्यूमर्स ले सकेंगे। हाँ दादा एक क्वेश्चन है, सॉरी गीता जी, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद दादा। सॉरी गीता जी। दादा एक क्वेश्चन है, जैसे फूड इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, आप कह रहे हैं कि प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसके ओनर जो है वो फार्मर्स रहेंगे, ठीक है, जैसे गेहूं से आटा बन गया, तेल बन गया, लेकिन फूड इंडस्ट्री यहीं तक तो नहीं है, उसके बाद जैम, जेली, टॉफी, जूसेस, देन सो मेनी थिंग, मैगी बन रही है, बिस्किट्स बन रहे हैं। हाँ, जितना भी यह प्रसंस्करण उद्योग खेती के ऊपर आधारित रहेगा, तो उस सारे का सारा जितना भी ओनरशिप है, वो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उसका भी हिस्सा उसमें रहेगा, और जो कोऑपरेटिव को चलाते हैं उसमें जो श्रमिक हैं, जो व्यवस्था करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, जो इंजीनियर है, उसको पारिश्रमिक के साथ साथ उसका जो लाभांश है वह सभी सब उसमें बंट जाएगा। ठीक है, थैंक यू दादा। हाँ, ये कोऑपरेटिव हमारा जो है ना, वो जब जमीन पर उतरेगा तो वास्तव में वो तो सोचो कि स्वर्ग जमीन पर उतर जाएगा, और किसी को किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। और ऐसी स्थिति आएगी जब खोजना पड़ेगा काम के लिए, लोगों को काम के लिए लोग नहीं मिलेंगे, इतना एफ्लुएंट हो जाएंगे लोग कि काम करना लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। और ऐसा समय आएगा कि मुश्किल से 2-3 घंटा या 1 घंटा काम करके अपनी इतनी क्रय शक्ति वो बना लेंगे कि अपनी मिनिमम एसेंशियलिटी को वो पूरा कर सके, और बाकी के समय अपना मन के विस्तार में विचरण करें, साधना करें, ध्यान करें, और वो लोग करेंगे, बुद्धि का विकास करें। क्योंकि अभी तो हम देह में ही उलझे हुए हैं, बुद्धि के विकास की बात हम सोच ही नहीं सकते हैं। हमारे देह के संबंध में ही इतनी ज्यादा समस्या है कि 50% से भी यदि हम कहें कि ज्यादा लोग अभी ठीक से उनको जीवन यापन की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दादा विनीता आनंद दीदी हैंड रेज करी हैं, विनीता आनंद दीदी पूछ सकती हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। नमस्कार दादा, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप ही के द्वारा ये जवाब जाए भी इसका, कि आज भी तो सरकार की तरफ से कोऑपरेटिव रन कर रही है, तो प्राउडिस्टिक कोऑपरेटिव और आज के कोऑपरेटिव में क्या अंतर है, क्या अंतर रहेगा उस वक्त? तो ये जो बेसिक जो अंतर है आज के कोऑपरेटिव में और प्राउडिस्टिक कोऑपरेटिव में, वो जरा बताइए दादा, क्योंकि बहुत सारे भाई बंधु हमसे पूछते हैं, तो इसका जवाब एक प्रॉपर वे में आपके थ्रू जाए तो ज्यादा। अभी जो कोऑपरेटिव चल रहे हैं सरकार के नियंत्रण में, अथवा कुछ लोग इसको चला रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र में तो ऐसे बहुत कोऑपरेटिव चल रहे हैं, तो उसमें और इसमें ये अंतर है कि जो प्राउड का कोऑपरेटिव रहेगा, इसमें किसी भी तरह की सरकारी दखलंदाजी नहीं होगी। उस सारा का सारा ऑनरशिप जो है वह ऑनरशिप कोऑपरेटिव के जितने मेंबर हैं उनका कलेक्टिव ऑनरशिप रहेगा। अभी जो
कोऑपरेटिव चल रहा है, उसमें सेलेक्टिव ओनरशिप है। कुछ लोग उसके ओनर होते हैं जो मेंबर होते हैं, और वे कोऑपरेटिव बैंक से अथवा किसी और बैंक से लोन लेके या तरह तरह से अपना गुना भाग लगा के वह केवल अपना पेट भरते हैं, अपना संग्रह करते हैं, अपना घर भरते हैं। और वह कोऑपरेटिव जो है वह है बिल्कुल दो चार लोगों की चीज बन जाती है, जिसके जरिए वो सारा का सारा गवर्न करते हैं। इसीलिए आज कोऑपरेटिव जो है पास नहीं कर पा रहे हैं। जब हम लोग कोऑपरेटिव बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तब सहसा लोगों को विश्वास नहीं हो सकता है, क्योंकि कोऑपरेटिव का जो स्वरूप अभी चल रहा है वही लोगों ने देखा है ना। इसके अतिरिक्त कोऑपरेटिव का कोई स्वरूप उनके सामने है ही नहीं। इसीलिए हमारा जो मास्टर यूनिट है उसमें हमारी यही अवधारणा थी कि उस मास्टर यूनिट में हम लोग इस तरह का कोऑपरेटिव चलावें जो बिल्कुल कोऑपरेटिव के मेंबर, सारे मेंबर के ऑनरशिप के अंदर चले। लेकिन दुर्भाग्य से हम लोग अभी उस चीज को कर नहीं पाए हैं, और कोई मॉडल कोऑपरेटिव हमारी ओर से अभी लोगों के सामने आया नहीं है। लेकिन हमारा जो कोऑपरेटिव है, इसके पीछे जो अंतर्निहित भावना है वह यही है कि एक तो जो कोऑपरेटिव के व्यवस्थापक रहेंगे उनको 100% मॉरलिस्ट होना पड़ेगा। उसमें जहां जरा सा भी किसी तरह की नरमी की गुंजाइश नहीं। और इसमें सारे लोगों की सहभागिता रहेगी, सारे लोगों का ऑनरशिप रहेगा इस पर, और किसी भी तरह का जो सरकारी हस्तक्षेप है वो बिल्कुल उससे अछूता रहेगा। अभी केवल एक, हालांकि अभी भी कुछ कोऑपरेटिव चल रहे हैं, जैसे अमूल वाला कोऑपरेटिव जो है बड़ी वो शानदार तरीके से चल रहा है। लेकिन ये एक आध उदाहरण ऐसे हैं बाकी कोऑपरेटिव चल नहीं पा रहे हैं। सारा का सारा जो है वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। जी, थैंक यू दादा। तो हम लोगों को जी एक्चुअली दादा, तो हम लोगों को एक मॉडल क्रिएट करना होगा जिससे लोग समझ सके कि प्राउडिस्टिक कोऑपरेटिव क्या है और कैसे रन करेगा। बिना उसको हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे कि प्राउडिस्टिक कोऑपरेटिव कैसे रन करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हमारा मास्टर यूनिट जो है इसी अवधारणा के साथ बना कि हर मास्टर यूनिट को अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। जी जी, इस पर ध्यान देना होगा। हाँ, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक हम लोग उस चीज को कर नहीं पाए हैं। होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दादा। थैंक यू विनीता दीदी। और कोई अगर अभी जैसे हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है तो उससे अगर रिगार्डिंग किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है तो आप लोग रख सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मीरा दीदी आप म्यूट हो गए हैं, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। या दीदी नमस्कार। दीदी दादा एक्चुअली हम लोगों का आज जो था इकोनॉमिक सिस्टम जो प्राउड पे कैसा होगा, ये आई थिंक वेरी मच क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है कि कैसा होगा दादा। बट एक और प्रश्न है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो होगा, जैसे अभी तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चलाती है, कंट्रोल करती है, तो जब प्राउड सरकार आएगी तो इसका कंट्रोल सिस्टम किस तरीके का होगा? हर स्टेट का, हर विलेज का जो होगा, तो उस पर थोड़ा सा दादा अगर प्रकाश डालें। इसमें जब हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो उसका मतलब है
कि इकोनॉमी जो है वह किसी खास सेंटर या हाथ में सेंट्रलाइज नहीं रहे। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार में इकोनॉमी जो है वह आ जाए। डिसेंट्रलाइजेशन का यही अर्थ है कि हर व्यक्ति जो है वह ऑनर बने, मालिक बने। उसके पास कुछ नहीं भी है तो देह का तो श्रम है उसके पास ना, तो वह तो अभी अपने देह के श्रम का भी मालिक नहीं है। करेक्ट। अपनी मर्जी से वो श्रम भी नहीं बेच सकता है, अपनी कीमत पर वो श्रम भी नहीं बेच सकता है। जी बिल्कुल तो सही। डिसेंट्रलाइजेशन का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था को इस तरह से जनता के बीच में छींट दिया जाए कि हर व्यक्ति अपने को ऑनर समझे। अभी जो है इकोनॉमी सेंट्रलाइज्ड है। कम्युनिज्म में स्टेट में सेंट्रलाइज थी इकोनॉमी, और पूंजीवाद में कुछ लोगों के हाथ में सेंट्रलाइज है इकोनॉमी, और प्राउड में प्रत्येक के हाथ में यह इकोनॉमी चली जाएगी। यही डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। जी जी दादा, सो ब्यूटीफुल रियली। मुझे तो पूरे लाइफ बचपन से मैं ड्रीम करती हूँ एंड ये सारी चीजें सुन करके लगता है कि काश अभी हम लोग निकल पड़े और कुछ परिवर्तन अगर हम लोग कर पाए तो एक समाज राम राज्य की जो परिभाषा है ये ही प्राउत है। और हमारे गीता दीदी हैंड रेज की है। गीता दीदी आप अपना प्रश्न रखिए। जी दादा, थैंक यू सो मच। दादा, एक्चुअल में जब भी प्राउत इकोनॉमी की बात आती है तो इसमें कुछ सामाजिक अर्थनैतिक क्षेत्र भी बताए जाते हैं कि होने चाहिए, और इनका जो है सिस्टम राजनीतिक आधार पर ना होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए। दादा ये पॉइंट प्लीज अगर क्लियर हो जाए तो। अपने प्रश्न को थोड़ा सा और क्लियर कीजिए। दादा जैसे कि आर्थिक अर्थनैतिक क्षेत्रों में ब्लॉक लेवल प्लानिंग के अंदर बताया जाता है ना कि किसी क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के आधार पर ही वो क्षेत्र उसका मतलब सामाजिक क्षेत्रों का बंटवारा होना चाहिए। राजनीतिक आधार पर नहीं होना चाहिए। हाँ, अभी तो यही विडंबना है कि अभी जो भी आर्थिक योजनाएं बनती हैं तो उसका आधार राजनीतिक होता है। अब मान लीजिए, एक उदाहरण मैं देता हूँ। बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना है, और यहाँ आसपास कहीं भी तेल का कुआं नहीं है, तेल की गुंजाइश नहीं है। किसी कारण से यदि तेल की आवक रुक जाए बरौनी में तो इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, बेकार हो जाएगा। इसीलिए प्राउड की जो अवधारणा है कि जिस क्षेत्र में जिस तरह की आर्थिक संभावना है, एग्रीकल्चर के फील्ड में जो फसलें वहां पर पैदा होती हैं, अथवा खनिज के क्षेत्र में जो खनिज वहां पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर उसी क्षेत्र में उसकी फैक्ट्रियां लगाई जाए। तो अब एक जो प्राउड की योजना है कि इंटर ब्लॉक और इंट्रा ब्लॉक, एक ब्लॉक का आप मान लीजिए कि एक ब्लॉक का टोटल पॉपुलेशन कितना है, और उस ब्लॉक के अंदर
टोटल रिसोर्सेस कितना है, कितनी जमीन है, नदियां कितनी हैं, पानी की क्या व्यवस्था है, पावर का क्या सिचुएशन है, तो इन सारी जमीन कैसी है, किस तरह की फसलें उस जमीन में हो सकती हैं, किस तरह के फल वहां पैदा हो सकते हैं, तो इन सारी बातों का आकलन करके फिर उस क्षेत्र में उसके आधार पर एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है वो एग्रो इंडस्ट्रीज जो है वहां पर चलेगा। और इसमें किसी भी तरह का कोई राजनीतिक हस्तक्षेप की बात नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप तो तब होता है जब चुनाव की राजनीति होती है और जनता का मन मोहने के लिए राजनीतिक नेता जहां जिसकी जरूरत नहीं भी है वहां उसको लगवा देते हैं और वो इंडस्ट्री घाटे में चली जाती है। और सरकारी सारी की सारी इंडस्ट्री इसीलिए घाटे में जाती है कि जहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां कोई उसका आधार नहीं है, वहां एक राजनीतिक व्यवस्था के चलते वह इंडस्ट्री लगाई जाती है और वह बिल्कुल इंडस्ट्री चलती नहीं, अनार्थिक हो जाती है, बंद पड़ जाती है। आप बहुत देखेंगे कि हर शहर में लगभग एक इंडस्ट्रियल एरिया है और जितने लोगों ने उसमें इंडस्ट्री लगाई लगभग 90% इंडस्ट्री बंद हो गई जी। तो इसीलिए राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से और जो रिसोर्सेस उस क्षेत्र में उपलब्ध है उसके आधार पर वहां इंडस्ट्री लगनी चाहिए, तभी वो इंडस्ट्री कारगर होगी और लोगों के काम आएगी और लोगों की आवश्यकता को भी वह पूरी कर पाएगा। जी दादा, धन्यवाद दादा। जी दादा, एक्चुअली अगर हम मोरोवर बात करें तो देखा जाता है कि हमारे पास प्राकृतिक संपदा इतनी अटूट है कि उसको हम लोग व्यवस्थित अगर करें तो इतनी जो बेरोजगारी है या फिर शहर को छोड़ करके गांव को छोड़ करके शहरीकरण जो हो रहा है और लोग छोटे छोटे रोजगार के लिए या फिर लेबर क्लास के लिए जो भाग रहे हैं, इतनी भागदौड़ उनकी शायद रुक जाएगी। अब जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे बिहार का अगर आप भागलपुर में देखें तो वहां पे सिल्क का बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है। वहां इतना सुंदर बुनकर बनाते हैं, बट कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण, सिस्टमेटिक नहीं व्यवस्था है, इसके कारण चीजें व्यवस्थित नहीं हो पा रही है और बर्बाद हो रही है। तो अगर इससे रिगार्डिंग और किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है तो अपना प्रश्न रखें। दादा नमस्कार। नमस्कार। दादा मेरा एक कंफ्यूजन था डिमांड और सप्लाई के बारे में। तो जैसे डिमांड जनरली अभी एक क्रॉप है, कैश क्रॉप बोलिए या व्हाटएवर, जैसे अनियन है, तो अभी महाराष्ट्र में ऐसा रिसेंटली हुआ कि बहुत डिमांड था तो बहुत सारे किसानों ने अनियन लगाया और वो लोग बेचने बाजार में लेकर आए, मार्केट में लेकर आए बेचने के लिए एपीएमसी में वगैरह। तो वो गीला होने के कारण वो लोग स्टोरेज करने के लिए मना कर दिए, तो उन्होंने लिटरली उन्हें रास्ते पे वो फेंकना पड़ा। कई किसानों ने अपने ट्रैक्टर ही घुमा दिया, मतलब अपने वो खेती नष्ट कर दी, क्योंकि उनको डिमांड में 1 रुपया 2 रुपया क्विंटल ऐसा भाव मिल रहा था। तो वो सिचुएशन में हम प्राउड कैसे देखेगा, उस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेगा ये प्रॉब्लम? नहीं तो प्राउड ने तो कहा ना कि हर गांव में, हर पंचायत में हमारा स्टोरेज सिस्टम रहेगा ना, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव के साथ हमारा स्टोर करने की सारी सुविधा वहां रहेगी ना। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो किसान हैं, अब प्याज हुआ तो प्याज को कोल्ड स्टोरेज में वहां रखने की व्यवस्था है, वे रखेंगे। और जो कोऑपरेटिव है उसको फिनांस करेगा जरूरत के समय, और जब बाजार में अच्छा मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा तो वो अपना प्रोड्यूस जो है, अभी तो उसको सड़क पर फेंकना इसीलिए पड़ता है या कि मजबूरी में बेचना इसीलिए पड़ता है
कि उसने बैंकों से कर्ज लेकर खेती किया, इसीलिए तो आत्महत्या कर रहे हैं किसान ना। तो हमारा जब कोऑपरेटिव होगा तो यह मजबूरी किसानों के साथ नहीं रहेगी, क्योंकि उसके फसल को सुरक्षित रखने के लिए सारी व्यवस्था होगी, और उसकी इमीडिएट जरूरत के लिए जब भी जितनी जरूरत उसकी होगी तो उसके लिए कोऑपरेटिव से उसको पैसा मिल जाएगा। और बाजार में जब अनुकूल स्थिति होगी तो उस समय कोऑपरेटिव जो है वो सामान अपना बेच के जो पैसा है उसका दे देगा। अभी तो हमारे लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए किसानों को अपना प्याज फेंकना पड़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको कोई देखने वाला नहीं है, वो अपने हाथ पर जी रहा है। जी बहुत ही सुंदर दादा। मेरा एक और जैसे ये विनीता आनंद दीदी जो पूछी थी, मेरा उससे एक मेरे माइंड में एक सॉल्यूशन भी है कि जैसा हम बोलते हैं कि बाबा ने हम लोगों को जो दिया गया है, मास्टर यूनिट दिया गया है जिसको कि एक रोल मॉडल तैयार करे कोऑपरेटिव के लिए। तो आई थिंक हम लोग ये प्रश्न पूछने के साथ साथ हम लोग उस पर गौर करें, और अगर हम सब मिल करके अपने अपने आसपास के एरिया के मास्टर यूनिट पे अगर हम ध्यान दें तो वो समय दूर नहीं होगा जब हम उसको एक रोल मॉडल की तरह तैयार कर पाएंगे। आई थिंक मुझे लगता है कि निश्चित ही ये बहुत ही खूबसूरत आइडिया होगा और उस पर वर्क किया जा सकता है। दादा आप क्या बोलते हैं इस पे? नहीं, बिल्कुल, हमको तो उस मॉडल को विकसित करना ही चाहिए, और जब तक के हम यह नहीं कर पाते हैं तो फिर तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा, और बाबा इसी का इंतजार कर रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखो कि हर चीज की लहर चलती है, और उस लहर को पकड़ने की संरचना जब नहीं रहती है ना, तो क्योंकि लहर हमेशा बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलती है, वो बहुत कम समय के लिए चलती है, और उसी कम समय में उस लहर को पकड़ना पड़ता है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं कि भ्रष्टाचार से तंग कुछ लोगों ने अन्ना का सहारा लेकर, जैसे आप पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में, जी जी हाँ, तो एक लहर चली, हाँ, और शोषण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ उस लहर को कुछ लोगों ने पकड़ लिया और दिल्ली में सरकार बना ली, लेकिन उसकी अपनी संरचना थी नहीं, कैडर था नहीं, तो अभी लोग जेल जा रहे हैं। जिस शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने सरकार बनाई, उसी आरोप में वे अंदर जा रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई संरचना नहीं थी, कोई कैडर नहीं था, कोई एक आइडियोलॉजी नहीं थी, बस एक शोषण विरोधी, भ्रष्टाचार विरोधी एक जो भावधारा थी, उसके आधार पर उसको यह मौका मिल गया। लेकिन इस भावधारा को अक्षुण्ण रखने के लिए और उस पर सही रूप में अमल करने के लिए उसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं थी। जी जी दादा। तो इसीलिए जिस दिन हम लोग अपनी संरचना को मजबूत कर लेंगे, हम तुमको गारंटी देते हैं कि उस एक क्षण में वह लहर चलेगी और वो संरचना जो है उस लहर को अपने दायरे में ले लेने में सक्षम होगी, क्योंकि हमारी अभी संरचना अधूरी है। इसीलिए जब हम लोग पूछते हैं कि प्राउड कब आएगा, प्राउड कब आएगा, तो पहले हम लोग अपने अंदर झांकें कि क्या हम लोग उस संरचना को खड़ा करने में कामयाब हो पाए हैं। बाबा यदि आज प्राउड दे भी दे तो क्या हम उसको कायम रख पाएंगे? जी दादा जी। दादा मेरा एक क्वेश्चन है
वो ये कि हमारा प्राउड में मेनली जो बात होती है वो दो यूनिट्स पर होती है, एक एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री। हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में एक और बहुत बड़ा यूनिट है, वो है ह्यूमन रिसोर्स, जहां पर हम सर्विस वाले लोग आते हैं। और नहीं, उसमें देखो प्राउड में पॉपुलेशन का बंटवारा कर दिया गया है पूरी तरह से, एक साइंटिफिक बंटवारा हो गया है कि जो एग्रीकल्चर एरिया है, अभी तो एग्रीकल्चर पर मान लो कि 75 से 80% लोग एग्रीकल्चर पर है। तो प्राउड का कंसेप्ट है कि 40% पॉपुलेशन से ज्यादा एग्रीकल्चर पर नहीं रहना है। 40% से ज्यादा यदि एग्रीकल्चर पर लोड आएगा तो फिर वह कृषि जो है वो आर्थिक के नहीं रह पाएगी। तो 40% कृषि पर, 20% कृषि आधारित उद्योग पर, 20% कृषि उद्योग पर, 10% व्हाइट कॉलर जॉब पर, 40% एग्रीकल्चर, 20% एग्रीको, 20% एग्रो, 10% नौकरी, 10% 10% ट्रेड। तो इस तरह से 100% पॉपुलेशन जो है, और फिर जहाँ इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का भी अनुपात जो है वो लगभग इसी तरह का है। तो इसीलिए पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ने बड़े साइंटिफिक तरीके से प्राउड ने बांट दिया है कि किसी भी सेक्टर पर पॉपुलेशन का ज्यादा दबाव नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन का ज्यादा दबाव किसी सेक्टर में होगा तो फिर वह सेक्टर जो है वह सेक्टर रुग्ण हो जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। जी दादा, तो आज का टॉपिक ही इतना वास्ट है कि आई डोंट थिंक कि हम लोग दूसरा टॉपिक को टच भी कर पाएंगे, और दादा को हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना दे करके अगला टॉपिक के लिए हम लोग दादा को फिर बुलाएंगे। अगर आज जो टॉपिक दादा ने लिया है, हम लोगों ने जो लिया है, इससे रिगार्डिंग अगर और कुछ प्रश्न है तो आप लोग जरूर पूछ लें, क्योंकि नेक्स्ट फिर हम लोगों का टॉपिक होगा एजुकेशन सिस्टम। प्राउड जब आएगा तो हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसी होगी, उसको किस तरीके से हम लोग व्यवस्थित करेंगे, इस पर भी हम लोग बात करेंगे अगला सेशन में। और ये सेशन हम लोग कंटिन्यू अभी आगे रखेंगे। दादा होपफुली दादा अगर किसी कारणवश नहीं आ पाए तो आप लोगों को मैसेज दे दिया जाएगा। इन बिटवीन अगर अभी किन्हीं के मन में कुछ प्रश्न है, आज जो सब्जेक्ट हम लोग टॉपिक जो लिए हैं, तो आप पूछ सकते हैं इससे रिगार्डिंग आज का जो टॉपिक। इकोनॉमिक सिस्टम हम लोगों का आज का टॉपिक है, और दादा ने काफी ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से सिस्टम होगा, किस तरीके से टैक्स की सिस्टम होगी, प्राउड होगी तो डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होगा, एग्रो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव किस तरीके से चलेगा। और मोर ओवर इन सबसे ऊपर बात यह है कि हमारी जो मास्टर यूनिट पे है, हम लोग का जरूर स्ट्रेस उसके तरफ जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब अपना ध्यान उस तरफ आकर्षित करें, और ये सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि दादा लोग क्या कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि वहाँ के आसपास के गृह फैमिली और मार्गी लोग क्या कर रहे हैं, और उनके साथ हाथ में हाथ जब तक हम मिलाएंगे नहीं, तब तक ये प्रश्न हमें अपने आप से भी पूछना
है कि वहाँ के कोऑपरेटिव के लिए हमने कितना योगदान दिया, तभी जा करके एक हम रोल मॉडल तैयार कर पाएंगे। और फिर हम उस रोल मॉडल को लेकर के हम आगे एक समाज में अपनी एक व्यवस्था को प्रेजेंट करेंगे, प्राउड की व्यवस्था को चाहेंगे दिखाना। और इस तरीके से जरूर समाज में, जैसा कि दादा बोल रहे हैं कि कोई भी लहर बहुत लंबे समय के लिए नहीं होती है, तो एक लहर जब होगा और उस लहर को हम लोग पकड़ेंगे, और समाज में अगर आज बहुत ही लोग त्रस्त हैं बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, इवन लोगों को लुभावने जस्ट लालच दिखा करके क्षणिक व्यवस्था उनको दिया जाता है कि आपके लिए हम ये कर देंगे, हम आपके लिए ये दे देंगे, कंप्यूटर दे देंगे, साइकिल दे देंगे। लेकिन अब मनुष्य, आई थिंक हमारा समाज या आज इतना विकसित हो गया है कि जो कम भी पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे हैं कि ये इससे काम नहीं चलेगा। हमें प्रॉपर व्यवस्था चाहिए जिससे कि हम इतना अर्न करें कि हम अपने परिवार को चला सके, और इतने कम दिन भर हम भाग दौड़ के जीवन और अर्थ के पीछे भागने के बजाय हम अपने मानसिक विकास, उन्नति कर सके, रियल शिक्षा की जो बात है, जो व्यवस्था है, हम उसके तरफ चल सके। तो आज का सेशन दादा हम लोग यहीं पे समाप्त करें। ठीक ठीक। तो नेक्स्ट दादा सेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी मैं बोल रही थी, मेरा एक क्वेश्चन है दादा, नारियों के लिए क्या कार्य रहेगा उस समय में, आज के काम में और उस समय के काम में क्या बदलाव रहेगा? हम लोग को किस तरह से काम करना होगा नारियों के कदम से कदम मिलाकर? नारियों के गृह कार्य को आजकल इकोनॉमी के नहीं समझा जाता है। जानते हो ना, घर में काम करने वाली नारी जो है, गृह कार्य जो करती है, वो लगता है कि बिना वेतन के वो कर रही है, लेकिन उस काम को भी प्राउड मान्यता देगा। ऐसा नहीं है कि जो घर को संभालती है वो बहुत बड़ा काम करती है। ऐसी नारी, अपने घर को संभालना कम बड़ी बात नहीं है, और वह एक तरह से अवैतनिक रूप में वह काम करती है, जिसको अक्सर लोग मान्यता नहीं देते हैं। कहते हैं कि अरे वो क्या करती है, कुछ नहीं करती है ना। वो जब तक नौकरी कहीं बाहर नहीं करे तब तक नारियों की गणना जो है कामकाजी महिला के रूप में नहीं होती है। जब तक वो घर का कामकाज करती है उसको मान्यता नहीं मिलती है। लेकिन घर का कामकाज जो है वह एक बड़ी जिम्मेदारी है, और एक पीढ़ी को तैयार करना यह तो महिला की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इतना बड़ा काम अगर पुरुष भी आगे बढ़ते हैं, कोई काम करते तो उसको पीछे से संभालने वाली औरत रहती, तभी तो वो काम कर पाते हैं आगे जाके। बिल्कुल। अगर उनका घर में ही माइंड अस्त व्यस्त रहे तो वो बाहर जाके क्या काम करेंगे? बिल्कुल सही तुम्हारा कहना है। इसीलिए महिलाओं का योगदान जो है वो बहुत बड़ा है, और महिलाओं के इस योगदान को अभी तक पुरुष प्रधान समाज ने अपने मन से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन अब धीरे धीरे वो स्वीकार करने की ओर बढ़ रहा है, और वह स्वीकृति मिलेगी। थैंक यू दादा, मेरे मन में जो सवाल आया मैंने पूछ लिया आपसे। नहीं, बिल्कुल 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 निसंकोच सवाल पूछना चाहिए। दादा एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, जो हमारी नॉन एग्रो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कंप्यूटर्स बन रहे हैं, या हमारे यहाँ मेडिकल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, या और मशीनरी बन रही हैं जो कि डायरेक्ट आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में आती है? वो क्या की इंडस्ट्री? वो तो इंडस्ट्री के कैटेगरी में आएगी ना। इंडस्ट्री एग्रीकल्चर दोनों दो अलग अलग है ना, दोनों सेक्टर अलग अलग है। हाँ इंडस्ट्री तो है, लेकिन कैसी इंडस्ट्री है ये? की इंडस्ट्री है कि मीडियम स्केल है कि नहीं, ये तो सारे के सारे मीडियम स्केल में आएंगे। की इंडस्ट्री में केवल वही इंडस्ट्री आएगी जो मीडियम इंडस्ट्री के लिए सामान मुहैया कराएगा। अच्छा। अब जैसे रांची का हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है, वो बड़ी बड़ी मशीनें बनाता है जिससे मधुलेखत के की इंडस्ट्री चलती है।
तो इस तरह की इंडस्ट्री हमने कहा ना, जैसे कोयला है, पावर है, बड़ी बड़ी हैवी मशीन इंडस्ट्री है, तो ये सब जो है वो इमीडिएट गवर्नमेंट के अंदर रहेगी। अब बाकी की जितनी भी इंडस्ट्री है, वो टेलीफोन बनाने वाला हो, मोबाइल बनाने वाला हो, या इस तरह का जितना जो कुछ भी है, वो सारा का सारा जो है वो कोऑपरेटिव के अंदर चलेगा। अच्छा, और दादा एक चीज और है, हाँ एक चीज और दादा, जैसे ये कॉटन की जो खेती होती है जिससे कपड़ा बनता है, तो उससे रिलेटेड जो इंडस्ट्री लगेगी, जैसे कपड़े की इंडस्ट्री लगी, तो उसमें भी फार्मर का कंट्रीब्यूशन रहेगा? उसमें भी फार्मर का कंट्रीब्यूशन रहेगा। अच्छा, जिसके यहाँ से रुई सप्लाई होगा इंडस्ट्री को, वो स्पिनिंग मिल में जाएगा, स्पिनिंग मिल से फिर वो जहाँ कपड़े की बुनाई होती है वहां जाएगा। तो रुई जब स्पिनिंग मिल में जाएगा, वहां से धागा बनेगा, तो फार्मर्स को ऑटोमेटिकली उसका जो कीमत है वो मिलेगा, उसका जो लाभांश वो मिलेगा। लेकिन जो हमारा प्राउड का कंसेप्ट है, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा एक तो हर गांव में हमारा जो रिसोर्सेस है उसके आधार पर इस तरह के धागे बनाने का कारखाना खोलने की बात करते हैं। अब मान लो कि जहाँ कपास नहीं होता है, तो उस यूनिट में अब हम देखेंगे कि यहाँ हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रह के अपने यहाँ क्या कोई इस तरह का साधन हमारे यहाँ उपलब्ध है कि जिसके रेशे से हम धागा बना सके। अब एक विकल्प आता है जूट। अब जिस एरिया में जूट होता है, अभी बांग्लादेश में बड़े फाइन कपड़े सब जूट से बने हैं, तो अब जिस इलाके में जूट होता है तो वहां जूट के आधार पर है। अब केले का रेशा जो है, केले के रेशे से भी फाइन धागा निकलता है। अनानास जो है उसके उसका पत्ता जो होता है उससे भी रेशा निकलता है। हमने तो पिछले दिनों एक जगह बांस के रेशे से बनी हुई साड़ी देखी थी। बांस के रेशे से बनी हुई, असम से वो आया था, वो एक कपड़े की दुकान के शोरूम में मैंने देखा था। उसने कहा कि ये बांस के धागे की बनी हुई साड़ी है, बड़ी खूबसूरत साड़ी थी। तो इस तरह से जहाँ जो भी रिसोर्सेस है, साधन उपलब्ध है, उसके आधार पर वहाँ की व्यवस्था होगी, उसके आधार पर वहाँ लगाए जाएंगे कारखाने। हमारा मोटिव है कि प्रत्येक सोशियो इकोनॉमिक यूनिट जो है वह अपने आप में आत्मनिर्भर, किसी पर उसको निर्भर होने की गुंजाइश नहीं रहे। अपना रिसोर्सेस जो है वह उसको डेवलप करके अपने लोगों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और इस तरह से यदि सारे इकोनॉमिक यूनिट आत्मनिर्भर होते जाएंगे, तो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वह एक इकोनॉमिक जोन हो जाएगा। ठीक। तो थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू सो मच दादा जी। और किसी को कुछ प्रश्न, किन्हीं को कुछ प्रश्न है तो अपना प्रश्न रखें इससे रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम प्राउड की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है इकोनॉमिक, प्राउड में इकोनॉमिक की व्यवस्था क्या होगी। तो और दादा ने बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि इसकी सिस्टम कैसे होगी, और जब व्यवस्था सुव्यवस्थित होगी तो करप्शन नहीं होगा। जब करप्शन नहीं होगा
और किसी एक के हाथ में अर्थ नहीं होगा तो उसको उसका डेफिनेटली समाज में जो आज एक जगह जो वेल्थ को एक्युमुलेट किया जा रहा है और लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो इन सारी चीजों में शोर परिवर्तन आएगी और हम लोग आशावादी हैं। हम लोग इसमें आगे जरूर और सोचेंगे और सिर्फ बात नहीं करेंगे। हम लोग अगर इसमें कुछ कोशिश करें आगे इस पद पे, तो एक बहुत ही खूबसूरत समाज का गठन हम लोग कर पाएंगे। और अगला हम लोगों का टॉपिक एजुकेशन सिस्टम होगा। आज के एजुकेशन सिस्टम जो है, और जब प्राउतिस्टिक समाज होगा तब के एजुकेशन सिस्टम क्या होगी। और क्योंकि एजुकेशन बहुत बड़ा बेस है एक समाज को विकसित करने का, तो किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए जिससे कि एक समाज शिक्षित हो और वो फिर उनकी विजन इतनी क्लियर हो, समझ पाए कि समाज कैसी होनी चाहिए, उनकी डिमांड क्या है, और सही कोई लुभावनी चीजों से वो उतनी आसानी से प्रभावित ना हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हम लोगों का टॉपिक है और अगला सेशन हम लोग इसी पर रखेंगे। थैंक यू सो मच दादा, हम लोगों को इतना वक्त देने के लिए, और आपकी ब्लेसिंग होगी और हम लोग जरूर आगे इस पद पे और कितना आगे बढ़ पाते हैं बाबा की ब्लेसिंग के साथ। नहीं, एकदम आगे बढ़ती रहो, और यह स्पीड कभी तुम लोग का रुकना नहीं चाहिए जी। और यह स्पीड बढ़ता हुआ इतना बढ़ जाएगा कि खुद तुम पीछे मुड़ के देखोगे कि तो लगेगा आश्चर्य, अरे इतना आगे हम लोग बढ़ गए, कभी कल्पना नहीं की थी। जी दादा जी। और मीतू दीदी, मैं चाहूंगी कि हमारा जो नवचेतना का नया जो डेवलपमेंट है, आप उसका थोड़ा सा रूपरेखा थोड़ा सा आप लोगों को बताएं, सो दैट जो भी अभी हम लोगों के साथ जुड़े हैं वो हम लोगों के साथ जितना ज्यादा जुड़े वो बहुत अच्छा रहेगा। मीतू दीदी हमारी मीतू ने नवचेतना की हमसे कहा रूपरेखा था, जी जी। मीतू ने हमसे कहा था कि नवचेतना पर 2-4 लाइन लिख दीजिएगा, तो हमने फेसबुक पर लिख दिया था और जी बहुत जी, धन्यवाद दे बहुत दिया था। सुंदर दादा, आप जो लिखे थे मैं देखी, और आपको आप ही बोले थे कि तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि रात में सो करके और सुबह उठोगी और एक नई सुबह और एक नई रोशनी प्रकाश बिखरता हुआ होगा। और सचमुच जिस दिन हम लोग सुबह उठे आपकी ब्लेसिंग थी, और मुझे अचानक से दिखा कि मधुसूदन दादा एक मैसेज किए हुए थे, यूएसए के हैं, और उन्होंने हम लोगों को इंटरनेट डोमेन हमारी नवचेतना के लिए व्यवस्थित कर रखा। तो बहुत पहले 2 वाह, दिसंबर को, बहुत और बढ़िया। हमें पता तक नहीं था। और मैं उस दिन बैठे हुए मैं सारे अपने क्योंकि बहुत ज्यादा भर गया था तो मैं डिलीट करने के लिए बैठी थी सारे मैसेजेस को। मुझे सडनली दिखा कि दादा ने मैसेज किया, और जब मैं उनके मैसेज को पढ़ी तो आई वाज जस्ट सरप्राइज कि मैं इतने दिनों से क्यों नहीं देख पाई। और बाबा की ब्लेसिंग थी, शायद उसका समय नहीं था इसीलिए उस समय नहीं देखी। और तो मीतू दीदी आप इसके बारे में कुछ बता दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं, मीरा दीदी ने बहुत अच्छे से बताया है। और ये जो वेबसाइट है, दिस इज अगेन अ वेरी बिग ब्लेसिंग टू अस। इसी के थ्रू हम लोग बहुत लोगों तक पहुंच जाएंगे, इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे हम लोग प्रेजेंट हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस मैगजीन में अब हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम वो चीजें डाल सके जो हर एक के मतलब की हो। मतलब वी आर गोइंग टू मेक इट रीडेबल फॉर एवरी जोन ऑफ पीपल, चाहे वो बच्चे हैं तो उनका भी हो, लेडीज हैं तो उनका है, यंग बच्चे हैं तो उनके लिए भी है, और उसके बाद बुजुर्गों के लिए भी है। तो ये हमने सारे सेक्शंस को कलेक्ट कर कर एक मैगजीन बना रहे हैं। बट अगेन मैगजीन का जो हमारा बेसिक थॉट है वो प्राउड ही रहेगा, प्राउड रहेगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये ईयर हमारा न्यू ह्यूमनिज्म पर है, तो न्यू ह्यूमनिज्म को भी हम एक्सट्रैक्ट करते हुए आगे लेके जाएंगे, प्राउड की बातें करेंगे। हम लोगों के मनोरंजन के लिए लोकगीत, लोक संगीत, हिंदी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई और रीजनल लैंग्वेज या वो सब की सब चीजें इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास हर कैडर से लोग एज अ रीडर, एज अ राइटर जुड़ रहे हैं। तो यही सब चीजें हैं जो अभी प्रोसेस में हैं। और धीरे इसमें प्रद्युमन दादा का बहुत बड़ा हाथ भी है, बहुत बड़ा योगदान है। गेस्ट एडिटोरियल हमेशा दादा की तरफ से हम लोगों के पास आता है। नहीं सब ग्रेटफुल टू हिम
कि दादा सब इतने तुम समय लोगों का में भी हमें चमत्कार है। दादा से दीदी रात में कहते हैं दादा चाहिए हमारे तो साथ एक दिन के अंदर जी दादा दे देते हैं। हमारे साथ विनीता आनंद हाँ दीदी जुड़ी हुई है और उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है वो, तो मैं उनको जरूर बोलूंगी, मैं उनको इनवाइट करूंगी कि आप वो हमारे उस पे अपनी आर्टिकल हम लोगों को शेयर करें। सी इज ऑल्सो प्राउटिस्ट और दीदी, उनका काफी स्ट्रांग है। जी श्योर दीदी, जरूर। मुझे तो ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए ही, जी 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 यहाँ बिल्कुल। अभिव्यक्ति हो सके। जी 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 थैंक यू सो बिल्कुल। मच। अभिव्यक्ति की आजादी हर किसी को है और हमारी जी ऐसी अभिव्यक्ति हो कि लोगों तक हम पहुंचाना चाहे, जो हमारी विचारधारा है प्रावतिस्त्रिक जी विचारधारा हम लोगों तक पहुंचा सके और जितना ज्यादा हम लोगों से लोग कनेक्ट हो सके, सो दैट अगर हम इसको ले करके निकले तो लोगों को लगे कि कुछ अलग जा रहा है और कुछ डिफरेंट समाज में होने वाला है। जी। तो इसी दो शब्दों के शब्द साथ जी जी दो दीदी बोलिए। दो शब्द मैं इस जो ये जो गर्ल्स स्प्राउट का जो ये टीम काम कर रहा है, इसके लिए मैं सिर्फ दो शब्द ही बोलना चाहूंगी। मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर कि हम सब लोग एक विपरीत धारा में काम कर रहे हैं। एक आदमी चल करके उसको क्रॉस नहीं कर सकता है, लक्ष्य को नहीं पा सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा है कि हम टीम बनाकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस विपरीत धारा के सीना को चीरते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हम सब लोग कर रहे हैं, तो तभी ऐसा विश्वास होता है कि हम अपने लक्ष्य को जरूर पा पाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा है संघ शक्ति कलो युगे, संघात्मक रूप से अगर हम चलेंगे तभी हम लक्ष्य को पा पाएंगे। नहीं तो ये तो जो जड़वादी है, ये तो एकदम पूरी शक्ति से हमें लेने को तैयार हैं और हम उसी ऊर्जा के साथ इनके सीने पे चढ़कर कुठाराघात कर रहे हैं। तो हमें संघात्मक रूप से आगे बढ़ना होगा और केंद्र में सिर्फ बाबा और उनका मिशन और उनका आदर्श और कुछ नहीं, मैं भी नहीं। जी जी दीदी थैंक यू सो मच जी। आपके एक और एफर्ट के चीज, लिए। विनीता दीदी से मेरी एक बारी बात हो रही थी एंड बहुत ही वो मुझे लाइन अच्छा लगा, मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। दीदी बोल रही थी कि वो किसी से प्रश्न की अपने ब्रदर या किसी से कि हम लोग सब मोरलिस्ट अलग अलग क्यों हैं, और तो उनके भाई ने जो जवाब दिया वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया कि सब अपने अपने जगह पे काम चल रहे हैं और एक प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेन पकड़नी है, लेकिन जब उसकी समय आएगी तो सब मोरलिस्ट एक इकट्ठा उस जगह पे आएंगे और एक ही ट्रेन पे बैठेंगे और तब वो लोग एक दूसरे से पूछेंगे कि आपकी क्या विचारधारा है और यूनाइट होकर के हम काम करेंगे। तो उस प्लेटफॉर्म पे हमें चलने की एक राह है और एक सारे मोरलिस्ट उस एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आएंगे। उस सुबह की मुझे इंतजार है, उस सुबह की मुझे इंतजार है। और इसी शब्दों के साथ प्रद्युम्न नारायण दादा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलती हूँ और आप लोग सबको जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से जुड़ते रहें और आगे हम लोगों की कारवाई चलती रहे। परमपिता बाबा की जय। जय जय।